ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो नूर खान का एयरबेस था उसको ठोक दिया। किसने बनाया था नूर खान का एयरबेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? अमेरिका ने। फिर हमने मुरीद में ठोका ड्रोन कमांड पोस्ट, पता चला साहब अमेरिकन भी वहां बैठे। तो ये जो रीजन है, ये मुझे लगता है ये ट्रेड एंड टैरिफ तो बहाना, असलियत कारण ये है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, आप रूस की लड़ाई करने की क्षमता बढ़ा रहे हो। अबे तुम यूरेनियम खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, रेयर अर्थ खरीद रहे हो, तुम्हारा पैसे से उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। अब का वॉरफेयर सर, जो ऑपरेशन सिंदूर तक हम जहां पहुंचे हैं और जो पीछे के जो युद्ध हुए, उनमें क्या अंतर आप देखते हैं? टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क पड़ा, बहुत हाई टेक्नोलॉजी, भारत की इंडिजिनस आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी, हमारे आकाश मिसाइल, हमारे एटैक गन्स, हमारी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने तो पर खच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान, हिला के रख दिया पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी लड़ाई बंद करने में। हमारा ताकत का प्रदर्शन देखकर, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन देखकर अमेरिका सहम गया जी। पूरे थरथरा गए हैं यूरोप तक और अमेरिका तक की साहब भारत वाकई एक सुपर पावर के रूप में उभर कर विश्व पटल पर आ गया। आजकल इंफॉर्मेशन वॉर होती है, बैटल ऑफ नैरेटिव्स होती है। भाई युद्ध जीतना तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद जो नैरेटिव की बैटल है वो भी आपको जीतनी पड़ती है। एंड इफ यू डोंट हैव अ नैरेटिव ऑफ योर ओन, यू विल सून बिकम अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस नैरेटिव। इन्होंने जबरदस्ती एक कृत्रिम इतिहास आपके ऊपर थोपा जी, जिसका रीजन था जी कि साहब ये सर ना उठा सके, इनको दबा के रखो जी। तुम भी तो बाहर के हो, गिल्ट कॉम्प्लेक्स था यार। आए उन्होंने द्रविड़ियों का नरसंहार किया। भाई किसी तमिल संगम लिटरेचर में अगर इतनी बड़ी माइग्रेशन कोई हजारों मील की डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो किसी लिटरेचर में आती। जी, जीरो। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अ द्राविडियन माइग्रेशन। द्राविड जो टर्म है मतलब जहां 3 समुद्र मिलते, बिल्कुल वो वहीं पे थे, वहीं पे है जी। और ये कहना कि हमारे जीन फर्क है, ये फर्क बकवास। हिंदू नदी का हिंदू नाम ही हमको वहां से बाहर से थोपा गया। ये तो सनातन धर्म है। अगर शायद मैं 200-300 साल पहले पैदा होता रामकृष्ण परमहंस के जमाने में जी, तो शायद मैं सन्यासी होता। नमस्ते व्यूअर्स, आज हमारे साथ में है जनरल बख्शी। ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू। और आज हम सर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, अलग अलग इश्यूज के ऊपर में, इंटरनेशनल इश्यूज में, पॉलिटिक्स में, डिफेंस में, और सर की जो अपनी खुद की जो जर्नी है उसके ऊपर। उनकी बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, तो उन सब पे हम बात करेंगे। तो सर मैं शुरुआत करता हूँ। जो अभी एक बहुत जो हॉट टॉपिक चल रहा है, अपना टैरिफ वॉर जो चल रहा है, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगा रखे हैं, तो इसका जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया इसको जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो कहाँ तक बात जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जो थे वो जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद पे किए जाते थे। उसी हमारा जियोपॉलिटिकल क्या नफा क्या नुकसान है उसको मद्देनजर रखते हुए देश अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटेजाइजिंग करते थे। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब से आए हैं उन्होंने तो सर पे खड़ा कर दिया है, पूरा सिस्टम जियोपॉलिटिक्स का सर पे खड़ा कर दिया है। देखिए पिछले 30 साल से भारत और अमेरिका के रिश्तों में प्रॉक्सिमिटी लाने के लिए, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा लाने के लिए, जो जियोपॉलिटिकल राशनल था, रीजनिंग थी, वो क्या थी? वो ये थी कि साहब चीन उभरती ताकत के स्वरूप में निकल रहा है, खड़ा आ रहा है विश्व पटल पे और बड़ा एग्रेसिव तौर तरीका अपना रहा है, अपनी मिलिट्री ताकत खूब बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक ताकत में तो वो नंबर 2 पे आ गया है और इसके चलते वो अमेरिका के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए चुनौती है, प्रतिद्वंदी है। और अगर चीन प्रतिद्वंदी है, चीन चुनौती है, तो फिर आपको
एशिया के अंदर भारत और जापान कम से कम 2 तो आपके साथ होने चाहिए, चीन को आड़े हाथ लेना है अगर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो पूरी 30 साल की मेहनत थी, दोनों तरफ के डिप्लोमेट लग के ये उन्होंने बड़ा सॉलिडिटी दी थी, बाईपार्टिजन कंसेंसस था, चाहे रिपब्लिकन चाहे डेमोक्रेट, नहीं साहब भारत बहुत जरूरी है, भारत बहुत जरूरी। बाइडेन काल में हमने देखा कि ये टूटना शुरू हुआ, लेकिन अब तो साहब सभा सत्यानाश कर दिया है ना साहब। ये मर्केंटलिस्ट ओरिएंटेशन पे आ गए। मर्केंटलिस्ट ओरिएंटेशन मतलब साहब ट्रेड और टैरिफ बस बी ऑल एंड ऑल है। और ट्रेड और टैरिफ की जो वॉर छेड़ दी है वो दुनिया भर से तो लड़ रहे, और खासकर अपने दोस्तों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। यूरोप की ऐसी तैसी कर दी, जापान की ऐसी तैसी, कोरिया की ऐसी तैसी, और अब भारत को तो 50% टैरिफ लगा दिया है साहब। तो मतलब आप तो वैर वैमनस्य पे आ गए। लेकिन मैं लोगों को कहता हूं अच्छा है साहब, शत्रु बोध तो हो गया कि हमारा मित्र कौन हमारा शत्रु कौन। देखिए साहब, ये जो आसार थे ये बाइडेन काल में दिखने शुरू हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। भाई रूस के साथ हमारी कुट्टी है, हमारी लड़ाई है, तुम भी कुट्टी करो। अरे क्यों साहब, मतलब हमारे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आपके रिश्ते खराब हो गए तो भैया आप रूस के साथ सेटल करो, हमारा क्या लेना देना। नहीं तेल खरीदना बंद करो, पहले ईरान का बंद कराया, सबसे नजदीक हमारे ईरान, सबसे सस्ता तेल वहां से आता था। अमेरिका उनसे लड़ रहा है तो आप तेल नहीं खरीदोगे। अब बाप का राज है यार, कब तक लोग मतलब ये सहेंगे तो इसलिए फिर भारत भी फिर अड़ गया। और पहले तो खुद ही कह रहे थे नहीं साहब आप खरीदते रहो, नहीं तो तेल की कीमतें स्काई रॉकेट हो जाएंगी, $120 बैरल चला जाएगा तो साहब हमारी भी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। और इलेक्शन का साल आ रहा था तो खुद ही तो बोला था कि साहब खरीदते जाओ, और अब पलटी मारी है टोटल। उसी फ्रॉम पिवट टू एशिया टू पिवट बैक टू यूरोप हो गया है कि भाई हमारा मेन प्रतिद्वंदी रूस, मेन दुश्मन रूस है, चीन ठीक है चलता है। तो आप इस तरह फ्लिप फ्लॉप करोगे तो वो तो हमारी उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में रिश्ते थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही मतलब काफी रिश्तों में मिठास थी, और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की इनकी अच्छी पट रही थी। तो माय फ्रेंड और जपियां मारता था, ये करता था वो करता था। अब अचानक से पाकिस्तान इसका चहेता हो गया है, मंगेतर हो गया है जैसे की बात है साहब। और अभी हमारा युद्ध हुआ और आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2 बार तो अमेरिका बुला लिया। अब साहब माजरा क्या है सर? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं ईगो हर्ट हो गया ट्रम्प का, जिसमें वो एक विश्व में चौधरी का जो रोल निभाना चाह रहे थे, जिसे कहते हैं कि मैंने युद्ध बंद करा दिया, और भारत ने उस चीज को नकार दिया तरह से, तो उसका बदला लेने का या धमकाने का कोई कोशिश चल रही है। अब ये जो है ना बचकानी तौर तरीकों पे आ गए कि मेरा कुट्टी हो गई, मैं मनस्य हो गया तो बस मैं तो पागल हो जाऊंगा, यहां से यहां ले जाऊंगा। देखिए काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जब मोदी जी इलेक्शन के पहले गए थे तो वो डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने मिले नहीं, क्योंकि वहां के जो हमारे एम्बेसडर साहब थे उन्होंने शायद उनको बोला कि ट्रंप तो हार जाएंगे, तो पल्ला झाड़ दिया। अब ये उसको चुभी तो थी, तब भी चुभी थी, तब उसने जो इस पे नहीं बुलाया था स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, जबकि सबको उम्मीद थी कि वो बुलाए जाएंगे। तो यहाँ से खटास आनी शुरू हुई थी। और फिर साहब ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में ये कूद पड़े, अरे ठीक है साहब, जब 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो एक जो है कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस होता है कि भैया हमने तो अपनी बातचीत बंद कर दी, लड़ाई हो गई, तो मैं जो कहना चाहता हूं आपको बोलूंगा, आप उनको बोलेंगे, वो बोलता है आपको बोलेगा, वो मेरे मतलब एक कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस। और वो भी हमने नहीं बोला था, वो पाकिस्तान ने बोला था, क्योंकि पाकिस्तान की बत्ती बंद हो गई थी। ठीक है साहब, असली कहानी ये है साहब कि
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो नूर खान का एयरबेस था उसको ठोक दिया। किसने बनाया था नूर खान का एयरबेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? अमेरिका ने जी। ठीक है साहब, $500 मिलियन लगाए थे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, सर्वर सब वहां पे लगे हुए थे और वो 5 मीटर की चद्दर थी साहब। लेकिन देखिए भारत के नेविगेशन सैटेलाइट का कमाल, उन्होंने पकड़ लिया कि उसकी 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर की एयर कंडीशनिंग की वेंट है, ट्यूब है। और साहब ब्रह्मोस मिसाइल ठोका 400 किलोमीटर से, सीधा ट्यूब के अंदर जाके फटा। इतना प्रेसिजन उसमें, इतना प्रिसीजन स्ट्राइक तो शायद अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेस देन 1 मीटर जी। सब मीटर रेजोल्यूशन साहब, ये बहुत हमारे साइंटिस्ट, हमारे उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। ठोक दिया साहब। बाद में पता चला कि ये तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था पाकिस्तान का और अमेरिका भी उसमें अभी तक अड़ा हुआ था जी। वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे। फिर हमने मुरीद में ठोका ड्रोन कमांड पोस्ट, पता चला साहब अमेरिकन भी वहां बैठे हुए। अब साहब आप पता है, अब जानते हैं लड़ाई हो रही है, वो हमारे एयर बेसिस को हिट कर रहा है, हम तो जवाब में ठोकेंगे। बिल्कुल कि आप हो, आपके बाप का राज है वहां पे, तो आप नहीं मार सकते, आप मार खाते रहो। अबे साहब एक तो पहलगाम जैसी चीजें कर रहा है वो, बिल्कुल ठीक है, हमारे लोगों को मार रहा है। अब आप चाहते कि लड़ाई के दौरान हमारे एयरबेस ठोक दे, आप नहीं ठोक सकते क्योंकि हम वहां पे हैं, तो आप निकल जाइए साहब, अब हट जाइए, आप क्यों लड़ाई में वहां पे कूद रहे। बिल्कुल। तो ये जो ठोका है, किराना हिल्स को ठोका, पता चला इनके भी न्यूक्लियर हथियार वहां पड़े जी। अब साहब बात आप कर रहे हो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, पाकिस्तान से ऐसा याराना, ऐसी दोस्ती, ऐसा वहां पे किस लिए आपके बेस वहां पे? अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुए 7 साल हो गए, आप भागे थे वहां जी। सर पे पांव रख के, मतलब जग हसाई अपनी कराई जी। जिस तरह से भागे। तो ये बेस किस लिए, किसके बरखिला? जी। और ठोके तो फिर लड़ाई में तो ठोकेंगे साहब, बिल्कुल लड़ाई में तो ठोकेंगे क्योंकि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल बेस है, हमको लड़ना है, वो हमारे बेस हिट कर रहा, हम उसके बेस हिट कर। ये भी बहुत इनको नाराजगी है साहब कि हमारे बेस क्यों हिट किए, बंद करो बंद करो। ठीक है साहब, तो ये जो रीजन है, ये मुझे लगता है ये ट्रेड एंड टैरिफ तो बहाना है जी। असलियत कारण ये है। बिल्कुल। और फिर इनको लगा कि साहब मेरे को तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए, हाँ ठीक है, और पाकिस्तान ने उचक के इनको नॉमिनेट कर दिया, चापलूसी तेजी करी। अब हम पाकिस्तान की तरह तलवे तो नहीं आपके चाहते, ये बहुत बड़ा देश है साहब, जी जी जी, सिविलाइजेशनल स्टेट है। आप समझते हो पाकिस्तान की जगह वैश्यापना दिखाएंगे आपको, तो वो तो करने से भारत रहा, ठीक है साहब। और फिर बड़े नाराज हो गए, अरे बाप रे, अब तो लगा के 50% ये टैरिफ ठोक दिया कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, आप रूस की लड़ाई करने की क्षमता बढ़ा रहे हो। अबे तुम यूरेनियम खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, रेयर अर्थ खरीद रहे हो, तुम्हारा पैसे से उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी है। चीन सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, यूरोप सबसे ज्यादा गैस खरीद रहा है, उन पे जरा लगाओ ना टैरिफ, चीन पे लगा के देखो, हिम्मत नहीं है तुम्हारी टैरिफ लगाने की, क्यों? पर सर ये तो उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है कि चीन को एक तरीके से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और इंसेंटिवाइज कर रहे हो, भारत के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए, जैसे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। तो ठीक है साहब, फिर दुश्मनी तो दुश्मनी सही जी। देखिए साहब, भारत की जो इकोनॉमी है 65% डोमेस्टिक जी, हमारे लोग जो खरीदते हैं फरोख्त करते हैं उससे चलते। बिल्कुल बिल्कुल। कोई केवल हमारा कोई आप समझ लीजिए 12-15% है एक्सपोर्ट पे जी, $800 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट जी, जिसमें $90 बिलियन यानी 1.5 या 2% हमारे जीडीपी का फर्क नहीं पड़े, बिल्कुल बिल्कुल 1.5-2% का मैक्सिमम। और वो भी जो हम इनको गारमेंट बेच रहे हैं, कारपेट बेच रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं, हम कितने और देशों को बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी मार्केट डाइवर्सिफाई कर लेंगे, बाहर में जाओ। बल्कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनके लिए आप महंगा कर रहे हो, उनके लिए आप महंगा कर रही थी, लेकिन उनके लिए महंगा हो रहा है। वो हम थोड़ी ना पे कर, बिल्कुल, वो तो अमेरिका के सिटीजन पे कर रहे हैं, ठीक है साहब, कोई करना। लेकिन ये है कि आपने लात तो मारी है हमारे पेट पे, जो लोग बेचारे कारपेट में थे, इसमें थे, दवाइयां सस्ती आपको मिल रही है भारत से, उस पे नहीं लगाया टैरिफ है,
एप्पल के यहीं से आईफोन जा रहे हैं, उस पे टैरिफ नहीं लगाया साहब। बिल्कुल टैरिफ लगाया कि जो भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाए। मतलब आप तो नुकसान करने पे आमादा है। तो साहब ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। ये तो अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ साहब कि अच्छी बात हुई जी। कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं साहब बड़ा खराब हुआ, ये हुआ वो हुआ, 30 साल की मेहनत पानी में डाली। हमने थोड़ी ना डाली, आपने डाली। और अगर आप ऐसा करोगे तो हम चीन के नजदीक जाए। रूस हमारा दोस्त है, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है। 1971 में स्टूड बाय अस, जबकि आपने 7th फ्लीट भेजी थी जी। और अब साफ समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को आड़े हाथ लें, क्योंकि ये पाकिस्तान को उकसा के भारत का नुकसान कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूक्रेन को उकसाया जी जी रूस के बरखिलाफ, और वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ने को तैयार जी जी। तो ये पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि भारत से लड़ो, भारत का नुकसान करो, भारत को दबा के रखो। और बांग्लादेश में कू कराया है जी पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर। ये तो $1 बिलियन खा लिया हमारा जी GE404 इंजन और इसके लिए जी। और अभी तक 2 आए 2.5 साल में। तो साहब ये तो आप मतलब दगाबाजी और दुश्मनी मोल लेनी है तो दुश्मनी सही, बिल्कुल। फिर तो हमको भी पता है आपके साथ कैसा डील किया जाए। नहीं चाहिए आपके F-35 बेकार जहाज है, बहुत महंगा है, बिल्कुल ठीक है। हम रूस से Su-57 लेंगे, करेक्ट। S-400 कितना कामयाब साबित हुआ है जी ऑपरेशन सिंदूर में, हम वो लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे सर आपकी एक पुस्तक भी आ रही है जी। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, आपने 1971 की लड़ाई भी लड़ी जो आपकी लाइफ की पहला युद्ध था, फिर उसके बाद की जितनी लड़ाइयां हैं कारगिल कोई छोड़ी नहीं आपने। पूरा भारत का जितना बॉर्डर एरिया है पूरा आपका कवर करा हुआ है। तो आपका वॉरफेयर सर जो ऑपरेशन सिंदूर तक हम जहां पहुंचे हैं और जो पीछे के जो युद्ध हुए उनमें क्या अंतर आप देखते हैं? टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क पड़ गया, बहुत हाई टेक्नोलॉजी, भारत की इंडिजिनस आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी, हमारे आकाश मिसाइल, हमारी एटैक गन्स, हमारी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने तो पर खच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान, हिला के रख दिया पाकिस्तान को। 9 टेरर कैंप्स हिट किए, शामिल भावलपुर का मरकज़े सुभान अल्लाह, मुरीद के का मरकज़े तैयबा, ठीक है, और जो सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, तीनों ठोक दिए, उड़ा दिए, जमीन दोज कर दी, ठीक है साहब। और फिर आपके 12 में से 11 एयरबेस उनके पर खच्चे उड़ा दिए हमने, पर खच्चे उड़ा दिए साहब। रो रहे हैं, पिट रहे हैं, तभी तो रोते हुए अमेरिका के पास गए थे पाकिस्तान वाले, और रे आ रहे थे वहां कि मेरे आका मुझे बचाओ। और फिर इनकी अब जाके चापलूसी पे लग गए। बेवकूफ बना रहा है ये आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, ये कह रहा है कि मेरे पास तेल ही तेल है साहब, तैर रहा है पाकिस्तान तेल पे। अरे 12 साल हो गए एक्सॉन मोबाइल को तेल ढूंढते ढूंढते, 5000 मीटर तक खोद दिया, तेल की एक बूंद नहीं मिली। इसको बोलो ये तो चार्ली बना रहा है? और कि मैं रेयर अर्थ दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 1993 में वो माइन डिस्कवर हुए थे, 1 पाउंड 1 किलोग्राम नहीं मिला, ना रेयर अर्थ, ना कॉपर, ना गोल्ड। ये तो अली बाबा 40 चोर की कहानी हो गई साहब, ये जो है नहीं आप बेच रहे हो, वो बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर अमेरिकन को अगर देखा जाए तो वो भी बहुत क्लेवर हैं, शार्प हैं, तो क्यों, मतलब आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान के झांसे में आ रहे हैं या पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए साहब, अमेरिका के खुद जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि साहब आपने भारी भूल करी। निकी हेली कह रही है, तुलसी गैबर्ड कह रही है, और वहां के जो मार्क रूबिन है सेनेटर, वो कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि साहब ये तो अगर चीन से लड़ना है तो आपने तो बहुत भारी भूल कर दी जी, ठीक है साहब। लेकिन इस शख्स को तो जियो स्ट्रेटेजी भी डैम, ट्रेड टैरिफ पे मैं चलूंगा साहब और बचकानी, और मैं इस पे पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाऊंगा। यूरोप, प्रॉब्लम यह है कि यूरोप ने घुटने टेक दिए, जापान ने घुटने टेक दिए, और उनकी सरकार देखो माइनॉरिटी में आ गई। अरे अपने देश के हित भूल के अगर हम लोग औरों के हित देखेंगे तो फिर यूरोप का भी हाल देखो क्या हो गया।
जी गुलाम तकरीबन उसको बना दिया है। तो इतना सोचा था कि भाई यूरोप ने घुटने टेक दिए, जापान ने, कोरिया ने, वियतनाम ने, सब ने घुटने टेक दिए, भारत की ऐसी तैसी कर दूंगा। तो भारत भी अड़ गया वहां जी और दुनिया में तारीफ हो रही है। बिल्कुल। ये एक देश है जिसने स्वाभिमान और स्वतंत्रता दिखा दी, ठेका दिखा दिया। सर, तो इस समय जो पीएम मोदी की जो रिस्पांस है इस चीज को, उसके बारे में आप क्या कहते नहीं, हैं? बिल्कुल सही रिस्पॉन्स। भाई मैं कह रहा हूं ना कि जब आपको शत्रु बोध हो गया है जी तो आप भी अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता भारत को देना अनिवार्य है, जी और बिल्कुल वही कर रहे हैं मोदी जी। जिसके लिए उन्होंने अपील करी कि अब हमें आत्मनिर्भर हो जाना है। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि ये जो अमेरिका हमको दे क्या, जीरो अंडा। जी क्या टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। हथियार खरीदे तो वो कोई मुफ्त के तो दिए नहीं साहब, जी अरे ठोक पीट के पैसे लिए। $25 अरब के तो हथियार हमने खरीदे इनसे, जी ठीक है साहब। और अब पैसे भी खा रहे हैं, हथियार नहीं दे रहे। हथियार नहीं दे रहे हैं। पैसे खा लिए, डकार नहीं दिया, हथियार नहीं दिए। और वो जब आपको पता था कि हमारे MiG-21 जहाज जा रहे हैं, जी फेज आउट हो गए, करेक्ट करेक्ट। और हमको जल्दी से जल्दी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पूरी करनी है, इससे ज्यादा पीठ में छुरा कौन भोंकता है? ये बिल्कुल। तो आपने लड़ाई के पहले हमको छुरा मारा है पीठ में, जी बांग्लादेश में कू करा है, हर किस्म से कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, करेक्ट। और वो सेंट मार्टिन आइलैंड में बेस बनाना चाहते हैं। जी बांग्लादेश की दुम मरोड़ रहे थे कि दे दो, हसीना वाजिद का तख्ता पलट कर दिया। जी ठीक है साहब, ये तो शत्रुता पे आ गए, तो बोध हो गया है। जी तो हम, हमारे देश में भी एक तबका नहीं यार कुछ करो, तलवे चाटो, फोन करो। 3 फोन नहीं लिए मोदी जी। जी अच्छा क्या नहीं लिए? नहीं लिए क्योंकि आपने तो लगा दिए टैरिफ। करेक्ट। तो फिर अब रह क्या गया कहने सुनने को? जो नुकसान आप कर सकते थे आपने कर दिया। बिल्कुल। ठीक है साहब, हम झेल लेंगे, लेकिन हमको अब पता चल गया कि जो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे वो सब ढकोसला। बिल्कुल बिल्कुल। असलियत आपका असली चेहरा सामने आए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से गति पकड़ चुका था और जिस पॉइंट पर रुका, उससे कितने दिन और आगे अगर जाते तो पाकिस्तान का टेररिज्म और कम पाकिस्तान से कम 2-3 दिन आगे तो जाना चाहिए, जी क्योंकि हमने बिल्कुल एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली थी। और जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जहाज उठ नहीं पा रहे, जी एयरफील्ड्स क्रेटर हो गई थी, जी नूर खान कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट बर्बाद, ड्रोन कमांड एंड पोस्ट पर कच्चे उड़ा दिए, कितने कोई 19-20 तो जहाज इसके ठोक दिए, चाहे जमीन पे चाहे आसमान में। S-400 तो घातक सिद्ध हुआ। तो हमको जो इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहां है तक्षशिला में, जो जेट फाइटर बनाने का प्लांट है, इन सबको प्यार से ठोक देना चाहिए। क्योंकि तो हमको पूरी मतलब भारी पड़ गए थे पाकिस्तान की एयरफोर्स पे, सर नहीं उठा पा रही। जी जो टारगेट हिट करना चाहते थे हिट कर सकते। किराना के, चगाई के न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट हिट कर डाली साहब। तो हमको 3-4 दिन मैक्सिमम और तो कर ही देना चाहिए। तो सर, ये जो रोका वो मतलब एक कोई भूल थी या मैं इंटरनेशनल समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग अब लोग ये मान तो नहीं रहे, जी लेकिन लग तो ये रहा है कि कुछ इंटरनेशनल, खासकर अमेरिका का प्रेशर बहुत था कि जब हमने उसके बनाए बेस ठोक दिए, नूर खान का बेस ठोक दिया, मुरीद का बेस ठोक दिया, तब अमेरिका को दर्द हुई। जी जी वो हाय हाय करने लगे क्योंकि काफी नुकसान हुआ। उनके बनाए काफी जहाज भी हमने देखिए साहब, मेरा तो अंदाज है कि उनके बनाए कम से कम 8 से 12 F-16 ठुक चुके। F-16 की तो जगहजाई हो गई जी। S-400 बहुत कारगर सिद्ध हुआ जी। चीन के हथियारों की जगहजाई हो गई। ठीक है, इनके हथियारों की अब ये नाक छुपाते फिर रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं राफाल की, ताकि और लोग रफाल ना खरीदें। ठीक है साहब, जबकि झूठ है। तो वो भी एक कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अरे एक राफाल गया और वो भी टेक्निकल रीजन से, लड़ाई है तो जहाज तो गिरेंगे।
ये कोई चोचलेबाजी थोड़ी ना हो रही कि लड़ाई चल रही है। एक दो तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो मेरे ख्याल हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी लड़ाई बंद करने में, क्योंकि शायद इनको ये फिक्र था कि कहीं न्यूक्लियर युद्ध ना हो जाए। लेकिन साहब हमने तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कैंसिल कर दिया। देखिए साहब, जितने कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए, 90% मार गिराए हमारी एयर डिफेंस शील्ड। ठीक है साहब, जो हमारा आयरन डोम इंडिया का, और 100% मिसाइल, 3 मिसाइल फायर किए थे और बाकी 2 और लगा हुआ था, वो डर के मारे फिर फायर नहीं। एक शाहीन 2 फतेह, तीनों के तीनों शॉट डाउन, यानी 100% किल रेट। मतलब आप न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचाओगे कैसे? तुम्हारे मिसाइल आ नहीं सकते, तुम्हारे जो भी फाइटर बेस थे जहां से बॉम्ब लेके उड़ सकते थे उसमें 80-80 फुट के खड्डे कर दिए। रहीम यार खान में जो खड्डे किए अभी तक भर नहीं पाए, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद नहीं भर पाए। और फिर जाके सोने पे सुहागा जो आपकी वॉरहेड स्टोरेज साइट थी, किराना चगाई, उनको ठोक दिया था। निकालोगे कैसे? करेक्ट। वो स्टील के डोर है, वो जनरेटर से बिजली के खुलते हैं, वो जनरेटर ठोक दिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है साहब। तो अब मतलब पाकिस्तान तो, तभी तो मोदी जी ने कहा कि अब तुम्हारी गीदड़ भपकी न्यूक्लियर से कोई नहीं डरेगा। सही है। ठीक है, हमको पता है तुम क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते, तुम नहीं चला सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी अमेरिका को भी पता चल गया है कि इंडिया जो है जो भी हथियार इस्तेमाल कर रहा है उसको बहुत पावरफुल तरीके से कर रहा है। इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं और इंडिया टेक्नोलॉजिकली काफी ऊपर जा सकता है। तो कल को चाइना से बड़ी थ्रेट हो सकता है, इस वजह से इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश करी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो डर गए जी। हमारा ताकत का प्रदर्शन देखकर, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन देखकर अमेरिका सहम गया जी। पूरे थरथरा गए हैं, यूरोप तक और अमेरिका तक की साहब भारत वाकई एक सुपर पावर के रूप में उभर कर विश्व पटल पर आ गया जी। आ रहा नहीं, आ गया है। और फिर इसके चलते अमेरिका की तो पॉलिसी है कोई नया पावर सेंटर नहीं आने देगी, वो तहस नहस करेगी। इसलिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाए जी। तो अगर आप, ये तो शत्रु बोध का, बिल्कुल तो शत्रु बोध हो गया है, मैं कह रहा हूं। और जब समझ आ गया कि हमारा मित्र कौन शत्रु कौन, तो हमको भी वैसे बिहेव करना चाहिए। उम्मीद पे लटक गए कि नहीं साहब ये ना लास्ट मिनट पे चेंज कर देंगे जी, ये पलटी मार देगा साहब, कोई पलटी नहीं मारे, कोई पलटी नहीं मारी। तो यहाँ जो बड़े अमेरिका के दोस्त हैं उनको बड़ा वो लग रहा है कि नहीं साहब हमको लड़ना नहीं, तो क्या करना चाहिए? जूते चाटनी चाहिए, बिल्कुल अपनी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अगर थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो लड़ना ही पड़ेगा। वो लड़ने पे दूसरा आमादा हो गया है, आप बोलते रहो नहीं ये तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अरे सरसवा दोस्त है साहब, 50% का टैरिफ लगा दिया है, जो नुकसान कर सकता है कर रहा है। जहां से हमको अच्छे हथियार मिल रहे हैं, सस्ता तेल मिल रहा है, नहीं तुम नुकसान उठाओगे, तुम खरीदोगे नहीं, मेरे को खुश करने के लिए भाड़ में जाओ, भाड़ में गई तुम्हारी खुशी। तो सर इसमें आपके अनुसार मतलब और इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है? जैसे अभी डॉलर क्राइसिस भी वर्ल्ड वाइड जो है बढ़ रही है। देखिए साहब, ये तो इनको हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नेवर टू टेक ऑन मोर देन वन मेजर एशियन पावर एट अ टाइम। कि भैया अमेरिकन पॉलिसी का एक आधारशिला होनी चाहिए कि एशिया की जो 3 महाशक्तियां हैं, यानी रूस, चीन और भारत, इन्हें कभी इकट्ठा आड़े हाथ मत। प्रिसाइसली वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, तीनों को इकट्ठा कर दिया। अपने दुश्मनों को लोग तोड़ते हैं कि तोड़ो और राज करो, ठीक है, ये दिन नहीं कहानी कि सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर दो। और अब ये ब्रिक्स को अपना नया दुश्मन मान रहे हैं। बिल्कुल
ठीक है साहब, तो ब्रिक्स के अंदर आई इंडिया का है साहब। बिल्कुल करेक्ट। तो आप कह रहे हैं कि भारत मेरा दुश्मन है, और आपने तो शुरू किया है ब्राजील से और भारत से, जी लगा कि सबसे कमजोर है तो मैं इनको लात लगाऊंगा तो सब सीधे हो सीधे जाए। हो जाएंगे। तो इन्होंने भी दांत दिखा दिए साहब, ब्राजील ने भी दिखा दिए और भारत ने भी दिखा दिए कि जाओ भाड़ में, कर लो जो करना, करेक्ट। कर लो जो कर। हाँ, ब्रिक्स के अंदर जो है रुपीज में ट्रेड हो सकता है। और उन्होंने शुरू भी कर दिया है साहब, जी जी, इससे भी उन्होंने अपनी करेंसीज में ट्रेड शुरू कर दिया। डॉलर की प्रभु सत्ता जो है वो जा रही है। अभी तक साहब ये डॉलर छाप छाप के इकोनॉमी चला रहे थे अपनी। 27 ट्रिलियन डॉलर का तो इनके ऊपर कर्ज है। बिल्कुल ठीक है साहब, और जिस तरह ये जा रहे हैं ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रहा है। एक तरीके से डूबता हुआ जहाज ही है अमेरिका, और डूबता हुआ जहाज है साहब, क्योंकि इनके दिन खत्म हो गए, इनकी जो चांदनी थी अब अंधेरी रात भी आ सकती है जिस तरह से आप जा रहे। बिल्कुल। जब आपको मेरा दोस्त कौन है शत्रु कौन है ये बोध ना रहे तो फिर तो यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल साहब। करेक्ट। और आप जाते जाते दुनिया भर के लिए भी मुसीबत खड़ी करोगे। अमेरिका से आवाजें उठ रही कि साहब गलत कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे जो अपने फॉर्मल सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने भी 2.5 फ्रंट की बात कही, और 0.5 फ्रंट को काउंटर करने के लिए आपने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं कि इंडियन हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा गया, इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो थी जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इस तरीके की प्रोपोगेट करी गई, हिस्ट्री बुक्स में डाला गया। तो सर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ऐसा क्यों करा गया, और जो मतलब आपने आपकी एक पुस्तक है बियॉन्ड आर्यन इन्वेजन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको कैसे काउंटर करते हैं। देखिए आजकल इंफॉर्मेशन वॉर होती है, बैटल ऑफ नैरेटिव्स होती है। भाई युद्ध जीतना तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद जो नैरेटिव की बैटल है वो भी आपको जीतनी पड़ती है। एंड इफ यू डोंट हैव अ नैरेटिव ऑफ योर ओन यू विल सून बिकम अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस नैरेटिव। करेक्ट। अगर आपका अपना नैरेटिव नहीं है, आपका अपना इतिहास नहीं है, अंग्रेज आपका इतिहास लिख रहे हैं, अमेरिकन आपका इतिहास लिख रहे हैं, ये तो पहला देश है जो अपना इतिहास आउटसोर्स कर दिया। जी। क्या रूस का इतिहास अमेरिकन लिखते हैं? क्या फ्रांस का इतिहास अमेरिकन या अंग्रेज लिखते हैं? नहीं। तो फिर भारत का ही इतिहास क्यों अंग्रेज वही लिख सकते थे, और जो वो 18वीं सदी में लिख के गए वो अटल सत्य है। आप इतना सारा एविडेंस और आ गया, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आ गई, रेडियो कार्बन डेटिंग की मेथोडोलॉजी आ गई, सैटेलाइट इमेजरी आ गई, जेनेटिक मैपिंग स्टडीज आ गई, आर्कियो बोटेनिकल स्टडीज, आर्कियो जियोलॉजिकल स्टडीज। मतलब साइंस इतनी आगे बढ़ गई। नहीं साहब, जो मैक्स मुलर ने कहा वो क्यों साहब, वो अंग्रेज था ना, गोरा था, भाड़ में जाए, गोरा था। ये कोई तरीका है? जी। देखिए साहब, सबसे ज्यादा नुकसान आपका मैक्स मुलर कर गया। जी। उसने एक मनगढ़ंत निकाला था कि भाई वेदों की डेट क्या। तो बैक ऑफ दी एनवेलप जैसे होता है ना कि पुराना फटा हुआ कोई कागज का टुकड़ा लो और उसमें लिखना शुरू कर दो कि बौद्ध काल 600 BC, ठीक है, 200 साल लगाओ वेदों के, 200 साल अरण्यक के, 200 साल उपनिषद के, तो 600 और 1200 BC में वेद लिखा है। और उसके कोई 200-300 साल पहले आएंगे तो 1500 BC में आर्य बाहर से आए। मतलब पूरा उसका थीसिस क्या था, उसका प्लान क्या था। जी। भाई भारत में लोग कह रहे थे आपको क्या अधिकार है भारत पे राज करने, क्या आप भारत के? जी। आप यहाँ राजा कैसे बन गए? जी। तो उनका ड्रामा ये था कि साहब चोर चोर मुसेरे भाई, हम भी बाहर के, तुम भी तो बाहर से आए हो, ये सारे हिंदू बाहर से आए। कमाल है। ये जो बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन है जी, ये कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी का एक आधारशिला फतवा बन गया है साहब जी। किसी की हिम्मत नहीं साहब, मैक्स मुलर ने जो कहा आप नहीं कर सकते। मैक्स मुलर खुदा है क्या?
सही। और मैक्स मुलर की स्कॉलरशिप बहुत घटिया स्कॉलरशिप। उसके अपने टाइम में गोल्ड स्ट्रकर और जो उसके विटनेस जो कोलीग थे उन्होंने क्वेश्चन किया था ये किस बुनियाद पे, तो बड़ा झेप के बोला अरे साहब ये अंदाज है, अनुमान है। अनुमान है, आपने तो इसको फतवा बना दिया है। और ये देखिए इस फतवे के चलते जब ये सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि असली में सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, 80% सेटलमेंट्स सिंधु नदी के किनारे नहीं थी, सरस्वती के किनारे थी। तो अंग्रेजों ने, इतिहासकारों ने बोला सरस्वती तो कोई नदी थी ही नहीं साहब, वो तो कहानी है, वो तो मिथ है, माइथोलॉजी है। तो वो जो सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं उन्होंने पूरा जो सरस्वती का पार्ट है हिमालय से लेके समुद्र तक वो आपको फोटो दे दी। ना केवल हमारे सैटेलाइट जो कि लैंडसैट सैटेलाइट थे अमेरिका के, उसने पहले भेजी, फिर हमारे इसरो ने तो हजारों लाखों फोटो भेज दी। अब वो एविडेंस पे जाए या तेरे मैक्स मुलर पे जाए क्योंकि वो गोरा था। ये नहीं, गोरी चमड़ी का ये जो है ना ये आपको जब 200 साल की कॉलोनियलिज्म हमको बहुत भारी पड़ गई क्योंकि हमारा जो आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व उसका सर्वनाश कर गए कि हर चीज अंग्रेजी बड़ी अच्छी, देशी मतलब घटिया, बेकार, विलायती, वाह वाह वाह। अभी तक ये सिंड्रोम नहीं गया, केवल विलायत से हटा के अमेरिका आपने कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जबरदस्ती एक कृत्रिम इतिहास आपके ऊपर थोपा जिसका रीजन था कि साहब ये सर ना उठा सके, इनको दबा के रखो कि तुम भी तो बाहर के हो, गिल्ट कॉम्प्लेक्स डाल। यार आए उन्होंने द्राविडियों का नरसंहार किया। भाई किसी तमिल संगम लिटरेचर में अगर इतनी बड़ी माइग्रेशन कोई हजारों मील की डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो किसी लिटरेचर में आती। जीरो। जब लोग माइग्रेट करते हैं वो अपने नाम नदियों के, नालों के, वहां से लेके पहाड़ों के लेके आते हैं, नई जगह लगाते। कुछ नहीं है ऐसा। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अ द्राविडियन माइग्रेशन। द्राविड जो टर्म है मतलब जहां 3 समुद्र मिलते, बिल्कुल वो वहीं पे थे, वहीं पे है। और ये कहना कि हमारे जीन फर्क है, ये फर्क बकवास। जेनेटिक स्टडीज जो है वो दिखाती है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द विद्या देयर इज नो डिफरेंस इन द जीन। ठीक है साहब। और फिर इन्होंने बड़ा बकवास शुरू किया कि नहीं साहब आर्यन इन्वेजन हुई थी, शो अस द प्रूफ। एविडेंस दिखाइए ना साहब। बड़ा मॉर्टाइमर व्हीलर, सर मॉर्टाइमर व्हीलर ने बोला कि साहब इन्होंने तो नरसंहार किया, मार डाले, काट डाले, पूरे कत्ले गारत कर दिया, जेनोसाइड किया। अरे जेनोसाइड किया तो हड्डियां कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो कंकाल होंगे, ये होंगे, वो होंगे। तो साहब इनको ना कोई 35 नर कंकाल मिल गए। हाँ ये है प्रूफ। 35 नर कंकाल जेनोसाइड तो नहीं है ना। अच्छा, और जब वो नर कंकाल जब उनको एग्जामिन किया गया पता चला ये तो डूब के मरे। किसी पे तलवार के निशान नहीं, भाले के नहीं, तो हड्डी भी कट जाती है, तलवार के निशान होते हैं, भाले तीर के निशान होते हैं अगर वो लड़ाई जंग में मरे हो। तो ये लोग बेचारे पानी के डूब जाने से मर गए, तो पानी चढ़ गया था, वो डूब के मर गए। आपने नरसंहार की थ्योरी बना दी। तो इतनी नाक कटी, कन्नी कटी। तो फिर इनके जो हिस्टोरियन, जो इनके चमचे, एक थी वो रोमिल्ला थापड़, जिसके ग्रैंडफादर ने जनरल डायर, बुचर और जलियांवाला बाग को सरोपा दिया था। ये मतलब तलवे चाटने वाले उनके चाटुकार यहाँ रह गए कि देखना यार इतिहास ना बदली होने देना। जो अंग्रेज कह गए तो वो सर आंखों पर। तो ये तो अड़ गए साहब, नहीं अंग्रेजों ने बोला साहब ये तो हिस्ट्री आप बदल ही नहीं सकते। हमारे आईसीएस के ब्यूरोक्रेट भी लग गए कि साहब हमने तो इम्तिहान पास किया था, ये इतिहास पढ़ के तो ये गलत कैसे हो सकता है। थोड़ा सा साहब आसपास देखिए, लेटेस्ट डिस्कवरीज क्या है आर्कियोलॉजी में, आर्कियो बॉटनी में, आर्कियोजूलॉजी में, सैटेलाइट इमेजरी, रेडियो कार्बन डेटिंग, ये सब साइंटिफिक एविडेंस को टेक इनटू अकाउंट।
एंड चेंज योर हिस्ट्री वेयर इट इज रिक्वायर्ड। Correct. नहीं साहब फतवा है, अरे मेरे बाप का फतवा है। तो ये इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए, आपस में लड़ा मराने के लिए ये सब किया। अभी सर उसमें पूरा आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही बेस है इस चीज का कि नॉर्थ साउथ डिवाइड होगा। और जो एक बिशप कैल्डवेल था जी, उसने ये आर्यन और द्रविडियन तमाशा शुरू किया, जी, कोई प्रूफ नहीं। करेक्ट। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत के थे, वेद उन्होंने रचना, वेदों में कितना बड़ा उनका योगदान है, ये है वो है। दक्षिण भारत में हम अगर हिंदू धर्म बचा तो दक्षिण भारत की वजह से। जी, जी, तो नॉर्थ में तो सारा Attacks इसका हुए थे। अटैक्स हुए थे, ऑक्यूपेशन हो गई थी, करेक्ट। ठीक है, जजिया टैक्स पे कर रहे थे आप जी, लोग। जी। जबकि विजयनगर एम्पायर उस वक्त एक्सटेंड थी, एब्सोल्युटली। ठीक है साहब। और चोला जो राज्य था जी। वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ फैल रहा। मलेशिया तो तक। मतलब हमारे हिंदू धर्म बच गया तो इन लोगों की वजह से। अब आप उनको बोल रहे हैं आप तो अलग हो साहब, ये तो श्वेत अश्वेत का मामला है। जी, रेसिज्म क्रिएट कर दी। रेसिज्म क्रिएट कर रेस है ये create कर आप रेसिस्ट हो तो हर कोई रेसिस्ट है। लैंग्वेज डिवाइड क्रिएट कर दिया। लैंग्वेज डिवाइड क्रिएट किया संस्कृत है, बाहर से आई थी। संस्कृत बाहर से आई थी, हिंदू धर्म बाहर से आया था। बाहर से आके भेज लिखी। तो उसको सर पूरा लेफ्ट जो इकोसिस्टम है वो उसको एज इट इज पैरेट कर रहा है। उनको तो चाहिए कि भारत को तोड़े, कि बहुत बड़ा देश है साहब, छोटे छोटे टुकड़े करो। जी, अरे साहब, और फिर वहाँ जेएनयू के हमारे जी, जो छात्र संघ था, जी, छात्र संघ क्या वो, मतलब थोड़ा सा एक टुकड़ा 2-3% लोग थे जो कि वो वहाँ क्योंकि चिल्ला रहे हो तो हावी हो गए हो, बिल्कुल गाली दे रहे हो भारत को कि झंडा नहीं फैलेगा। जी, जी, जी। वो तो झंडा हमने जाके 3000 बोले साहब 6 फुट बाई 6 फुट का 4 फुट का झंडा नहीं हम यहाँ करने के, ये तो पढ़ने की जगह है। तेरे बाप का राज है, पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। तुम्हें हम वहां पे 3500 फुट का झंडा लेके गए। सर वहां तो महिषासुर के समर्थन में बोलते और ये सारा का सारा ये आर्यन द्रविडियन थ्योरी से ये अंग्रेजों की बनाई है। जी, जी। बिशप कैल्डवेल जी इज द मैन। हर्बर्ट होप रिजले पूरा कास्ट के ऊपर लड़ा मरा गया। अभी भी आप कास्ट सेंसस करो। और सर उसमें भी फिर ये आज के टाइम में जो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं फिर वो एक तरीके से भारत के लिए थ्रेट ही क्रिएट। आप भारत को तोड़ने पे आमादा हो भाई साहब जी, वो तोड़ो और राज करो की नीति अपना रहे थे, वो चले गए। जी, उनकी नीतियां आप अभी भी लागू रखोगे वही तो भारत एक देश कैसे बनेगा साहब? आप तो हर चीज कर रहे हो कि ये देश इकट्ठा ना हो सके, संगठन शक्ति ना आए इसके अंदर, ठीक है। इसकी हिट वो कहते हैं इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय पीपल डिस्ट्रॉय देयर हिस्ट्री, ये चीनी बोलते। ये तो हमारा इतिहास तहस नहस करके गए। सर हिंदुइज्म की आपने बात करी, आपकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, थोड़ा सर उसके बारे में बताइए। देखिए यही हिंदू धर्म के खिलाफ गाली गलौज खासकर अब हार्वर्ड से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है। जी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो जो उभर कर आ रही है, जो कि आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, जो कि तीसरे चौथे नंबर पे आ गई है मिलिट्री पावर में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, स्पेस में ये चंद्रयान पहुंचा चुकी है, चांद के साउथ पोल पे ये मंगलयान पहुंचा चुकी है एट लेस कॉस्ट, जितना कि वो आपकी स्पेस पे मूवी बनी थी बॉलीवुड की हॉलीवुड की, उतने में तो हमने मंगलयान पहुंचा दिया। तो ये उभर कर आ रही है तो वो इसको अड़ंगी लगाना चाहते, वो इसको कमजोर करना चाहते। और वो अब तो डोनाल्ड ट्रंप खुल के आ गया है, वैमनस्य युद्ध छेड़ दिया है साहब, ट्रेड वॉर तो छेड़ ही दी। अब अगली दर्जे पे जाने की हिम्मत है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको शत्रु बोध हो गया है, हमको अब शत्रु मानकर चलना चाहिए। और सर जैसे जो आपने बुक लिखी है वैसी चीजें मतलब एक जगह डॉक्यूमेंट हिंदू धर्म पे जो फिर मैंने किताब लिखी कि भाई इन्होंने कहना शुरू किया कि साहब हिंदू धर्म पे नहीं लिख सकते, क्यों?
ईसाई अगर ईसाई धर्म पे लिख सकता है, मुसलमान अपने धर्म पे लिख सकता है, सिख अपने धर्म पे, तो हिंदू अपने धर्म पे क्यों नहीं लिख सकता? आप ऑब्जेक्टिव नहीं होगे, तुम ऑब्जेक्टिव हो, तुम तो गाली गलौज पे आ रहे हो। बट देयर इज नो स्कॉलरशिप, देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी, आप गाली गलौज, और आपको सिर्फ पैर समझ नहीं आया। ठीक है, देखिए साहब, इट इज दी 1 बिलियन एडहेरेंट्स, और ये एक धर्म है विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी। ये किसी एक किताब, किसी एक पैगंबर, किसी एक पे ऊपर मुनस्सर नहीं है, किसी एक चर्च, किसी एक पोप जो कि सबको बताएगा कि कैसे करोगे, नहीं तो मैं क्रूस पे लटका दूंगा, नहीं तो मैं आग में जला के मारूंगा, मैं तुमको विच बना दूंगा। अरे साहब, हद है। ठीक है, हमारे धर्म में क्या है? अनुभव, अनुभूति, श्रुति, दर्शन, ये अनुभव के आधार के ऊपर ये धर्मशिला है। ठीक है साहब, कि भाई आत्मबोध, बोध हुआ है मुझे जी, जैसे कि भगवान बुद्ध कहते थे, वो भी इंडिक रिलीजन है, सारे हिंदुइज्म से ही निकले हैं और काफी पैरेलल हैं। अब वो कहते थे, ओ मॉन्क्स, हे भिक्षुओं, इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा, इसलिए मत मानो क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं, इसलिए मत मानो क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है, खुद अनुभव करो और फिर मानो जानो जी, कि भाई सच क्या है, सत्य क्या है। अनुभव करो, अनुभव, अनुभूति, ये फर्क है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। और ये एक फॉरेस्ट सिविलाइजेशन से थी जी। ये देखिए, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य एक, आप अलग अलग नाम दे दो, कितनी गूढ़ दर्शन है, कितना एडवांस्ड फिलॉसफी थी। और आजकल जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो भी यही कह रहा है कि जो हमारे वो थे। भाई आजकल फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हार्ड प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ डू आई सी द रेड इन द रेड फ्लावर। करेक्ट। तो वो 10,000 साल पहले हमारे ऋषियों ने यही इसी मार्ग पे वो चले थे जी। कि भाई चेतना क्या है जी, प्रज्ञानम ब्रह्म जी, ब्रह्म चेतना है, चेतन है जी, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो मेरे में आत्मा है जी, जो चेतन है, जो कि नश्वर नहीं है, इमॉर्टल है। ठीक है, वो अयम आत्मा ब्रह्म, वो ही ब्रह्म है जी। जो मेरे में है और जो बाहर है वो एक ही है। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वम असि। ठीक है, और अहम ब्रह्म। तो ये बोध है, ये शब्द नहीं है कि भाई ऐसे ही लिख दिया। जिसको अनुभूति हुई, जिसको अनुभव हुआ, वो ऋषियों ने लिखा है, अनुभव के पे आधारित है। और इसमें एसिमिलेटिव पावर है, जहाँ कुछ अच्छा है ग्रहण कर लेता जी। जो श्वेत हंस की तरह दूध अलग पानी अलग कर दे। और बोले कि मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं वेदों में जी, हमारी जो जड़ें हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता में, वहां से आर्य बाहर से नहीं आए। जब ये नदी सूख गई तब वहां पानी की किल्लत हुई तो लोग बाहर गए, बाहर की तरफ। और जो हमारी असुर ट्राइब थी वो ईरान में गए। ईरान के लोग स नहीं बोल सकते तो असुर का अहुर बने, अहुर माजदा, अहुरा माजदा जी। सोम का होम जी। सिंधु नदी का हिंदू, हिंदू नाम ही हमको वहां से बाहर से थोपा गया जी। ये तो सनातन धर्म है जी, बिल्कुल। ठीक है साहब। तो एक हमारी दानव ट्राइब होती थी,
जब सरस्वती नदी सूख गई तो ये दानव ट्राइब्स भी बाहर की तरफ निकलने शुरू। जहाँ जहाँ पानी नहीं मिल रहा हो वहां लोग मरने आएंगे बाहर से। नहीं साहब, वहां जाके मरना है साहब। करेक्ट। सुना है पानी नहीं है वहां मर जाओगे, तो वहां जाके मरना है। हम बाहर से आएंगे यहाँ मरने। नहीं, क्या बकवास है। सरस्वती नदी महानदी सूख गई, 4,500 किलोमीटर लंबी, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा पाट। क्यों सूख गई? कि जो सतलज और यमुना इसमें मिला करती थी, ग्लेशियर बेल्ट का पानी वो लाती थी। वो भूकंप के झटके आए, सतलज जाके इंदस में मिल गई और फिर यमुना जाके गंगा जी में मिल गई। तो ये मॉनसूनल नदी बन गई। कोई 4,000 साल पहले एक बड़ा वो जो है उसको बोलते हैं मेघालय नीरा, 200 साल की ड्रॉट हुई। नाइल सूख गई, यूफ्रेटस सूख गया, सिंधु और सरस्वती बिल्कुल सूख गई, डेजर्टिफिकेशन हो गई। तो फिर लोग क्या करते? बाहर जाते। ये लोग बाहर गए। जो दानव है उनकी माँ का नाम था दानू, और जहां जहां वो गए अपनी माँ के नाम पे उन्होंने नदियों का नाम रखा। डॉन, दान्यूब, दनिस्तर, दनीपर, दान्यूब, ये सारे नाम उस पे हैं। और आयरलैंड में मदर गॉडेस का नाम क्या है? दानू। यहाँ से, और इसीलिए सर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, उनमें बहुत सिमिलैरिटी है क्योंकि बाहर से नहीं आए साहब, इधर से गए, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, यहाँ से बाहर। और उस पर अब प्रूफ मिल चुका है। ठीक है साहब, पूरी डिस्कार्डेड थ्योरी है, जेनेटिक प्रूफ मिल गया, सब कुछ मिल गया, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिल गया। और बीबी लाल साहब ने कितना काम किया ना। मैंने ये किताब लिखी थी बियॉन्ड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी जी, ठीक है। और जिसमें मैंने ये पूरा ये जो मनगढ़ंत तथ्य है, ये रोमिल्ला थापड़ और आर.एस. शर्मा और इरफान हबीब ये जो अंग्रेजों के चाटुकार यहाँ पे रह गए, रियर गार्ड, खबरदार अंग्रेजों का क्या कुछ भी बदला। अरे घोड़े की एक थ्योरी आती थी कि घोड़ा नहीं है। देखिए वो कहते थे कि वन प्रूफ कि ये आर्यन बाहर से आए कि भारत में घोड़े नहीं। अच्छा, आप भिमबेटका की गुफाओं में गए? 8,000 से 11,000 साल पुरानी गुफाएं जी। और हर तीसरी चौथी गुफा में घोड़ों की तस्वीरें, चित्र बनाए हुए जी। भाई जो उसने चित्र बनाया है, जो वो देख रहा था उसको बनाया जी। है? तो वो नर्मदा घाटी में आज से 3, 4, 5,000 साल पहले घोड़े होते थे जी। वहां का लोकल हॉर्स और शिवालिक हॉर्स, नर्मदा हॉर्स जी, ये थे, यहाँ पे थे हॉर्सेस। फिर वो धीरे धीरे खत्म हो गए, जबकि आपका हॉर्सेस क्या होता है कि जहाँ जंगल कम है वहां की स्टेप में, ओपन मैदानों में ज्यादा पाए जाते जी, जी, जी। जिराफ होते थे भारत में। वो भिमबेटका की केव में जिराफ की पेंटिंग है, 8,000 11,000 साल पुरानी। उसके बाद सर रथ भी मिल गया जो, और उसके बाद तो आपको जो है क्या नाम है, बागपत के पास वो जगह है, मेरे को नाम, सिनौली। सिनौली में पूरा रथ मिला है जो कि घोड़े जिसमें जुटते थे, और कॉपर की स्वॉर्ड और वेपन होल्ड मिला है पूरा वहां पे। मतलब महाभारत की जो कहानी ये लोग बता रहे हैं वो तो असली उसका प्रूफ पॉजिटिव मिला है। प्रॉब्लम भारत की ये है कि भाई रेगिस्तान में चीजें सड़ती नहीं, या मॉनसून आती है, बारिश पड़ती है, सड़ गल जाती है, लकड़ी बचेगी कहाँ? बिल्कुल बचेगी कहाँ? कहीं दाब के रखी थी तो मिल गया जी, ठीक है ना साहब? नहीं, मिली नहीं तो है नहीं। अरे साहब सही जगह ढूंढा तो मिलेगा, तभी मिलेगा। अब हॉर्स के अवशेष शहर के बीच में तो नहीं मिलेंगे ना, वो तो जाके बाहर फटकेंगे कहीं शहर के अंदर। हमको कहीं नहीं मिला, इंदस घाटी में अवशेष मिला है जी, गुजरात में मिला है। ठीक है, अपने फैक्ट्स चेक करिए और फिर बकवास करिए नहीं साहब प्रूफ ये। तो मैंने कहा था कि साहब प्रत्यक्ष प्रमाण कर दीजिए। वो जो हॉर्सेस की पेंटिंग है, हमने जब पूछा लोकल गाइड से, लगे बोले नहीं साहब ये तो बाद में ले पाए, ये मौर्य काल में की है। तो मैंने कहा इसका कार्बन डेटिंग करा लीजिए, सही।
दूध का दूध, पानी का पानी। पानी का पानी। फिर बोलने लगे नहीं नहीं साहब, वो अंग्रेजों की थ्योरी गलत हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, अंग्रेज बोल गए साहब, हैं? तो फिर वो बोले कि साहब नहीं साहब, वहां तो लाल है, वो रेड ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड है, और दूसरा लाइम है, तो उसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन डेटिंग कैसे करेंगे। तो हमने जाके, मैं और मेरी बेटी, वो भी पीएचडी है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, तो काफी केव की स्टडी करी थी उसने। तो जब जाके वहां देखा तो एक केव में येलो और ग्रीन कलर इस्तेमाल है, जो कि पिगमेंट से बनता है वेजिटेबल। मैंने कहा इसको कार्बन डेट कर सकते हैं। तो हाँ जी, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी है, लोग बदली होते जा रहे हैं, तो अभी तक तो हुआ नहीं। जिस दिन हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण 100% आपके सामने साइंटिफिक एविडेंस हो। सर जैसे आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, आप हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पे बात करते हैं, सिविलाइजेशन पे बात करते हैं, तो आपकी बहुत सारी कविताएं भी हैं, आपने वेदों के ऊपर में कई सारी कविताएं लिखी हैं, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल एंगल भी है आपका, तो एक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए साहब, लोगों को भारत में हैरान नहीं होना चाहिए। भारत में एक ब्रह्म क्षात्र परंपरा, अब मेरे पिता की ओर से परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, और माता की ओर से गुरु द्रोणाचार्य। पूरे भारतवर्ष में घुमा फौज के साथ, रिटायरमेंट के बाद अपने पूर्वजों के ग्राम में आ गया गुरुग्राम। देखिए देवयोग है। तो ये ब्रह्म क्षात्र परंपरा थी, संत सिपाही परंपरा भारत में है, ठीक है। जो हमारे ऋषि थे, साधु थे, जब भी देश पे खतरा आया, हमारी धर्म पे खतरा आया, तो उन्होंने शस्त्र उठाए, शास्त्र छोड़ के शस्त्र उठाए, और ये परंपरा चली आ रही। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप संत सिपाही नहीं कहेंगे तो क्या कहें, महाराणा प्रताप को संत सिपाही नहीं कहेंगे तो क्या कहें, गुरु गोविंद सिंह तो थे ही संत सिपाही, ठीक है साहब। तो ये ब्रह्म क्षात्र परंपरा है, और मैं समझता हूं कि ये तो स्वाभाविक है इस देश की। और जो वो बोलते हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र, युद्ध का मैदान धर्म का क्षेत्र, क्योंकि वहां पे सत्य की भीषणता, विभीषिका दिखती है आपको, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं। फिर आप बोलते हैं गीता में लिखा है ना, हन्यते हन्यमाने शरीरे, क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप मैदान जंग में जो आपके दाएं और बाएं लोग मर रहे हैं वहां विश्वास करेंगे, तो आपका विश्वास अनुभव के आधार पे होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा फादर साहब भी मेरे, उनको वेदों का, आर्य समाजी थे बड़े कट्टर, तो वेदों का अध्ययन करो, वो मेरे को बचपन से लेक्चरों में ले जाते थे, आर्य समाज ले जाते थे, जहां कहीं उपनिषदों पे टॉक हो रही होती थी, मेरे को बाहर उंगली पकड़ के ले जाते थे। 7-8 साल का मैं होता था, तब से ये मतलब संस्कार वैसे जी। तो फिर सेना में आना तो था ही साहब, क्योंकि एक तो मेरे भाई साहब शहीद हो गए थे 65 के युद्ध में, लाश की दुर्गति हुई थी, क्षति हुई थी, माइन के फटने से गए थे। तो जहां लाश की दुर्गति होती है वहां क्या कहते हैं, बदला लेना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, रिवेंज लेना। तो इसलिए सेना में तो आना ही था। और सेना में आने के लिए भी उस वक्त भी मेरे मन में ख्याल था कि साहब, अगर शायद मैं 200-300 साल पहले पैदा होता, रामकृष्ण परमहंस के जमाने में जी, तो शायद मैं सन्यास ले लेता, शायद ले लेता, क्योंकि रुचि थी काफी अध्यात्म की ओर। तो मैंने कहा कि साहब, आजकल हिमालय के दर्शन फौज करा सकती है, तनख्वाह भी मिलेगी और हिमालय में जाके आप ध्यान भी कर सकते हैं। अब इतने हिमालय के दर्शन मैंने किए हैं, शायद ही किसी दूसरे ने किया। लद्दाख, कारगिल, सेंट्रल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये पूरा हिमालय देखा है। तिब्बत भी थोड़ा अंदर गया हूँ जानबूझ के, ठीक है जी। तो ये जो है, मतलब ये एक, देयर इज अ पैरेललिज्म राइट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, बिटवीन अ मिलिट्री करियर एंड अ स्पिरिचुअल स्ट्राइव जी।
और भारत में ये ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है। सर आपकी एक स्टोरी आती है मतलब कि आप आपके गुरु के यहाँ पर थे और आपने सोमा का एक्सपीरियंस करा और बीच में आपको सांप ने काट लिया था, तो वो थोड़ा सा स्टोरी एक बार। देखिए साहब, ऐसा था कि मेरे गुरु थे, गुरु महाराज दीक्षा गुरु स्वामी प्रणवानंद सरस्वती। वो एक इंजीनियर थे, वो एक कॉरपोरेट मैनेजर थे, और पूरी मतलब 7 भाइयों में एक बेटे थे, एकमात्र, मतलब कुलदीपक जी जिसको कहें, तो सारी प्रॉपर्टी संपत्ति उनको आनी थी। ठीक है, 27 साल की उम्र पे लात मार के वो महाराष्ट्र में जी घने जंगल, अजंता एलोरा पित्तलखोरा की बौद्ध गुफाओं के बीच में इन्होंने पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी, घास की छत, और बना के 15 साल घने जंगल में रह के इन्होंने तपस्या कर, और मतलब जैसे ऋषि धाम होते थे वैदिक काल उपनिषद काल में, वो जीती जागती तस्वीर हमने इनके आश्रम में देखी। वेद क्या है हमें अनुभव कराए कि किस तरह जंगल की, वनों की सभ्यता में वनस्पतयः शांति, हमें शांति प्राप्त होती है वनस्पति से। पेड़ों की स्थिरता है, स्थिरता आती है मतलब अगर पेड़ों के बीच रहो। ध्यान करने का सबसे उत्तम स्थान वनों में, और वहां मैं ध्यान करता था। हर साल 2 महीने की छुट्टी मिलती है, तो चाहे बाल बढ़ाओ, हिप्पी बन जाओ, फौज को कोई लेना देना नहीं, टाइम पे वापस आ जाओ है। और तो मैं जाता था, 10-15 दिन इनके साथ गुजारता था, ध्यान करता था, ध्यान जाने के पहले ध्यान की अवधि बढ़ाता था, और यहाँ तक कि मैं 7-7 घंटे लगातार ध्यान कर सकता। 7 घंटे? 7 घंटे, मतलब मेरे को ना स्थान का भास रहता था ना समय का। कभी आँख खोल के देखता था तो बाप रे, 7 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मतलब समय का भास नहीं रहता जी। तो वो तो बड़े, जब ध्यान गहन हो जाता है उससे होता। तो वहां मेरे को, जैसे मैंने बताया, जैसे आपने कहा कि मेरे को ध्यान करने के बाद स्वामी जी कहते थे कि जंगल में टहल जी। तो मैं जंगल में टहल रहा था, तो एक पेड़ पे बहुत सारे हजारों फूल, और हर फूल पे कोई 10-15 मधुमक्खी। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है जी जी, वो पेड़ से गुनगुन आ रही है। ठीक है, और प्रणव शब्द का, ओंकार का सबसे उत्तम उच्चारण मधुमक्खियां करती। हाँ, ये बहुत लोग जानते नहीं कि जो हम भ्रमर प्राणायाम करते हैं, हम मधुमक्खी की आवाज को कॉपी करते हैं, क्योंकि ओम का सबसे उत्तम उच्चारण मधुमक्खी। ठीक है, ओम जी। तो वो कर रहे थे, तो मैं ठिठक गया, मैं आगे नहीं चल सका, और मेरे को लगा जैसे मेरे अंदर कोई बुलबुले उठ रहे, जैसे एक्वेरियम में वो पाइप रहती है ना साहब, तो चोट करके बुलबुले उठते, तो वैसे लगा कि कोई चीज चढ़ रही जी। और जब यहाँ पहुंच गई तो मेरे को तो अपार आनंद जी, मतलब मैं तो जैसे पगला गया। गहरी सांस लेनी शुरू करी कि सोम बन गया, पूरी वायुमंडल सोमरस से भर गया। गहरी गहरी सांस लेने के जैसे, हर सांस से हर्षोल्लास बढ़े। मेरे को क्या हुआ है, कहीं मेरे से ये बह के निकल ना जाए। मुंह बंद कर लिया, मुट्ठी भींच ली, हो क्या रहा है साहब, समझ नहीं आया। मतलब ऐसा तीव्र आनंद, मतलब घन आनंद, मतलब यूफोरिया, ब्लिस जी, ये तो सुबह शाम एक्सपीरियंस किया जी जी, लेकिन कभी भी स्वाभाविक हो जाता है जी जी। लेकिन ये कहना कि साहब ये इतना तीव्र आनंद वो नहीं। तो मैं दौड़ा दौड़ा गुरु महाराज के पास गया कि पता करूं कि मुझे हुआ क्या है, क्या अनुभव हुआ। तो वो ध्यान में थे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। 2-3 घंटे बाद आए,
अच्छा, तब क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं इसको एक्सपीरियंस को नोट कर लो। रिकॉर्ड कर लूं, लिख लूं। जी, तो लिखना शुरू किया साहब, तो धीरे 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 करके वो शक्ति बैठ गई जी, और एकदम धक्का लगा जब मैं आम चेतना में आया। हाँ, आम चेतना और आम चेतना में आने से मेरे को लगा जैसे कि निचोड़ लिया है, जी, मतलब संतरा से आप सारा रस निचोड़ के जो फोक रह जाता है वो, जी, मैं तो तड़प गया, वो आनंद कहाँ गया वगैरह। तो साहब मैंने जब गुरु महाराज से पूछा कि साहब ये क्या, मेरे को तो बड़ा अजीब अनुभव। बोले कैसा? तो मैंने बोला मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता आनंद, तो वो ऐसा है। बोले अब समझ आया मैं इस जंगल में 15 साल से अकेला कैसे हूँ, जी, ना अखबार पढ़ता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना कुछ। जब लोग आते हैं तो मेरे मन में आता है कि ये कब जाएंगे, क्योंकि आनंद की स्थिति में विघ्न पड़ता है। जी, बातचीत करनी लोगों, वो बहुत कम बोलते थे। जी, मैं कहा लेकिन महाराज वो तो स्थिति चले गई, जी, आई थी चले गई। कहते हाँ शुरू शुरू में आती है फिर चली जाती है। मैं कहा स्थायी करने की विधि? बोले ध्यान करते रहो। अच्छा साहब, मैं जब इस बार उनसे आश्रम आया था जी, तो एक प्रश्न लेके आया, भाई बड़े भाई साहब शहीद हो गए, अब मैं फौज में कैप्टन बन गया, जी, 26 साल की आयु हो गई, तो सब लोग कहते भाई अब शादी विवाह करने का समय है, गृहस्थ जी, जी, आश्रम शुरू करो, समय पे ऐसे ठीक चीज कर लो, जी, ये वो भाई भी शहीद हो गया, अब वंश आगे बढ़ाना है, ये वो। माँ बाप बहुत दबाव डाल रहे थे। जी, तो अब मेरे को समझना है कि भाई मेरी साधना में विघ्न पड़ जाएगा, गृहस्थ आश्रम में अगर पड़ गया जी, तो फिर तो फंस जाऊंगा जी, संसारिकता में, ये वो। तो मैं उनसे पूछने गया, जी, वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन आप कोई भी प्रश्न करो जी, तो उनका उत्तर देने का तरीका अनूठा। वो खुद मुंह से कुछ नहीं बोलते, सारा बोले जहान उत्तर बन के आ जाता था। वाओ, ठीक है साहब, कि मतलब अनमिस्टेकेबल, जैसे गॉड हैज स्पोकन। हाँ, ठीक है साहब, ये शक्ति थी उनके अंदर। जी, मैंने बोला कि साहब क्या बाबा क्या करना है महाराज? तो बोले मेरे से क्यों पूछता है, वहां देवी मंदिर जा, देवी जी से पूछ ले जी, मुझे क्या करना है। मैंने कहा महाराज अब तो गुरु हैं तो आपसे ही पूछेंगे। ऐसा करके उन्होंने टाल दी, मैं भी चुप हो गया। जी, तो फिर ये मेरे को अनुभव हुआ, जी, ये अनुभव हुआ तो मैंने कहा कि साहब भाड़ में गई फौज की नौकरी, भाड़ में गई संसार दुनिया, भाई हम जीते किस लिए? जी, कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, जी, खुश हो, जी, बहुत खुशी प्राप्त हो, तो इसलिए हम लोग जीते। ठीक जी, है, इससे ज्यादा आनंद तो मैंने जीवन में नहीं अनुभव किया। जी, तो मैं अगर ये मैं इसमें रह सकता हूँ तो मैं क्यों जाऊं, मैं पागल हूँ। करेक्ट, तो मतलब वो दिन अमावस्या का था, जी, संन्यास ऐसे समय पर लिया जाता। जी, तो मैंने साहब जो है बाबा को तो कुछ नहीं बोला, वो कहते थे पूरी रात ध्यान का, जी, 7-7 घंटे में कर रहा था, कहते थे पूरी रात स्लीप वेक साइकिल चेंज कर, ओ, एक प्रथा थी उनकी। जी, जी, और वो तो पूरी पूरी रात ध्यान कर लेते। जी, तो मेरे को बोला, पहली रात बोला ध्यान करो, खाना बड़ा अच्छा बनता था आश्रम में, खूब खाया 12 बजे सो गया। जी, तो वो चेक करने आए 12:30, तो देखा कि तो खुर्राटे मार रहे हैं। तो खूब हंसे अगले दिन। और जी, वो जंगल के बच्चे थे, जी, वो ट्राइबल बच्चे, तो वो उनका सेवा करते थे। तो बच्चों से वो बच्चों जैसे उनसे बात करते थे। जी, वो ये देखो कैप्टन साहब ड्यूटी पे सो जाता है, कैसा फौजी है, ये है वो है। तो मेरे को बड़ी लज्जा आई यार, क्या है यार, वैसे तो मैं जाग लेता था। तो अगली रात जब ये हुआ तो मैंने कहा यार मैं अब आंख नहीं खोलूं, संकल्प मन में ले लिया जब तक कि ये स्थिति स्थायी नहीं हो। जी, जी आनंद इतना गहन कि तो मतलब पूरा झंझोड़ दिया आपका। जी, तो मैं शाम को चादर ली, मैं जा रहा था मंदिर, जी,
जो कि 100-200 गज आश्रम के आगे था। जी तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहा, मंदिर। क्या करने? ध्यान करने। यहाँ क्यों नहीं करता? मैं कहा यहाँ नींद आ जाती है। ठीक। मैं आज्ञा ली और मैं जाके बैठ गया और ध्यान करना कोई 6-7 बजे गया था जी शाम के। 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 के बीच में पुराना प्राचीन 12वीं शताब्दी का मंदिर। जी तो एक चमगादड़ निकली अंदर से, फट से उसका पंख मुंह पे लगा जी और हड़बड़ा के मेरी आंख खुल गई। मेरे तो पांव जम गए थे। 7 बजे घड़ी देखी तो 7 घंटे हो। तो मैंने पांव तो ऐसे ऐसे किए। फिर थोड़ा मैं कहा टहल लूं, रक्त संचार हो जाए। जी जी और फिर मैं वहां से आ रहा था तो मंदिर के परिसर में पुरानी मूर्तियां जो जी डिग आउट करी थी वहां से, वो वहां पड़ी। जी तो वो सारी मूर्तियां मैं देख रहा था, कितनी सुंदर मूर्तियां यार, जी। पता नहीं कितने कब बनाई हो। मर गए सब, खत्म, खलास, पत्थर रह गए। जी तो ये सोच रहा था मैं। फिर मैंने मन में ख्याल आया, एकदम शांति, अंधेरा, गुप्त, जी अमावस्या की रात, और जंगल में कभी कोई वानर की हूप, जी फिर कभी कोई मोर बोल दिया, फिर शांति, सन्नाटा। शांति भी क्या, सन्नाटा। जी ठीक है साहब। तो मन में आया कि लघु शंका करके आ जाता हूँ जी और फिर ध्यान में बैठ जाऊँ। जी तो कोई 60-70 सीढ़ियां हैं, जी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है मंदिर। तो मैं नीचे उतरा, अंधेरा, गुप्त, जी टटोल रहा था कि भाई चप्पल कहाँ पड़ी है। तो मैंने देखा कुछ ठंडा लगा। मैंने कहा चप्पल है, प्लास्टिक की चप्पल होती है। मैंने कहा चप्पल है, तो वो था सांप। और मारा ठच करके मेरे यहाँ पे साहब 2 दांत अंदर गए और मैं तो कूद गया कोई 3-4 फुट। जी दिखा मेरे को कुछ नहीं, तो 2 दांत गए पहने अंदर। जी और वहां से चढ़नी शुरू हुई ये जहर। जी मतलब मेरे को फील हो रहा था कि वो नस में चढ़ रहा है जी और ऐसे ऊपर की तरफ आ। जी तो पता नहीं क्या चीज, खाली नामुराद काट गई, क्या है क्या। जी तो ऊपर गया, मंदिर में जाके देखा, 40 वॉट का बल्ब था। जी तो देखा कि साहब 2 दांत के निशान, एक से खून बह रहा और पूरा एरिया नीला पड़ गया। जी और मन में कौंध गया सांप। और मैंने वहां तो नाग काले देखे थे जी और किंग कोबरा भी देखा। ओ ठीक है साहब। तो मैंने कहा बख्शी जी, सांप तो मतलब गए। तो बड़ी निराशा हुई। मैंने कहा यार अब क्या फायदा चिल्लकों करने का, रोने का, लोगों को जगाने का, मेरे को सांप काट गया। मैंने कहा यार अब तो गए काम से, तो वाई डिस्टर्ब अदर्स। जी सो रही दुनिया, 2 बज गए हैं सुबह के। तो मैंने क्या करना है भाई। तो सोचा अब तो प्राण त्यागने का समय आ गया है। तो प्राण कैसे त्याग? जी बोले भाई ध्यान मुद्रा में जाते हैं और यहाँ से प्राण निकल जाते हैं। तो मैंने बैठ के चलो, मैंने कहा देवी जी का मंदिर है, इससे पवित्र स्थान हो नहीं सकता मरने का, तो यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं और यहाँ खत्म हो जाऊंगा। तो जब आंख बंद करी तो कैरा काला कुआं, और डर के मारे वो अंधेरे को देख के अंदर के जी मैंने आंख खोली और वो जैसे कि डूबता तिनके का सहारा लेता है, वो जो फिलामेंट होती ना वो बल्ब जी की जी जी पट्टी, उसको देखने लगा आंख फाड़ फाड़ के, क्योंकि जब तक रोशनी दिख रही है देखता रहो, ये अंधेरा तो मतलब खा रहा है, अस्तित्व खत्म, जी स्विच ऑफ। तो वो मेरे को वो देखना शुरू हुआ वहां पे। और फिर मन में ख्याल आया, हे भगवान 26 साल की उम्र है, मर रहा हूँ साला जंगल में आके। तो पता नहीं बड़ा अधूरा सा लग रहा है, पता नहीं जीवन पूरा देख लेता, शायद शादी ब्याह भी कर लेता तो शायद आज ऐसा लगता नहीं कि अधूरा मर रहा। जी तो अब ये ख्याल आया, मैंने कहा यार इस ख्याल के साथ मरेगा तो फिर आएगा दोबारा जन्म, तेरा तो पिंड नहीं छूटेगा यहाँ की, ये ख्याल वापस लाएंगे। और मैं हैरान हो गया कि मेरे अंदर ये ख्याल। जी 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 लेकिन ये बहुत सारे फौजियों के साथ मैंने देखा। जी 71 की लड़ाई में हम लोग लड़े थे, कितने सारे फौजी मेरे
साथी घायल हुए, जी, जी। गोली लगी, ये लगी, सोचा जी। मर रहे हैं। जी, जी। तो हमने ऐसे ही पूछा, यार तेरे को मरते टाइम कैसा लगा? जी। एक फौजी जी, दूसरे जी, फौजी जी, से जी। पूछ सकता है, जी, जी, जी। क्योंकि कभी भी हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है ना, सिविल लाइफ में तो हम लोग नहीं सोचते हम जी, जाएंगे। जी, जी। जाएंगे सब, लेकिन बिल्कुल, फौजी को तो मतलब कुछ पता नहीं है कब कोई चले पता नहीं, तो इसलिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि साहब तेरे को कैसा लगा? बोले यार 21 साल की उम्र थी, लगा यार क्या है यार, 21 साल पे मर रहा हूं, मैं भी थोड़ा जिंदगी देख के जाता जी, है, तो आज इतना ऐसा नहीं फील होता कि यार इनकम्प्लीट। जी, ठीक है ना, कि समय से पहले उठा लिया। जी, ठीक है, वही ख्याल मेरे को आया, एंड दैट वाज अ रेवलेशन। जी। बड़ा कोशिश किया, फिर मेरे को समझ नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या मर गए। ओके। ऐसे चक्कर सा आ रहा था उस वक्त। तो मैं घड़ी देखनी शुरू करी, अपनी काली घड़ी थी, जी, ब्लैक डायल, और सेकंड का लाल रंग का वो था। वो एक बार घूमी, 2 बार घूमी, 3 बार, 4 बार। जी, मैंने जी। कहा यार 4-5 मिनट हो गए, अभी मरा नहीं, हाँ जी, इसका मतलब नाग नहीं है। हाँ जी, या नाग ऐसा करके इंजेक्ट करता है। जी, उसने इंजेक्ट अगर उसके पहले झाड़ लो जी, तो कई बार क्या होता है कि जो रेजिडुअल पॉइजन है ना वही आता है। ओके, ठीक है, जो दांत पे लगा हो, जो ओके। अंदर से नहीं निकालता निकालता। है, वो डोज देता है ना, इंजेक्शन, ओके, वो इंजेक्शन पूरा नहीं लगा। ओके। या तो वो है या फिर नाग नहीं है, कोई और जी, जाति जी, का जी, सांप। जी, जी, मैंने कहा यार फिर तो सारा कहीं गैंग्रीन शैंग्रीन हो गया, इसका तो इलाज कराना पड़ेगा, हाँ जी, यू कांट जस्ट लीव इट लाइक दैट। करेक्ट। तो मैं घसीटता घसीटता उतरा, बड़े ध्यान से देखा यार कि कहीं वहां सारा वेट तो नहीं कर रहा दोबारा से है कहीं वो, क्योंकि नाग खासकर बड़े गुस्सैल होते हैं, ओके। उसको लगे कि जानबूझ के किया तो वो आएगा वापस, ओह! तो डरता डरता मैं फिर वहां जंगल में 100-200 गज चला, और आश्रम पहुंचा तो थोड़ी जान में जान आई कि वही आदम जात के पास आ गए। तो फिर देखा 2:30 बज गए थे, तो मैंने कहा यार अब स्वामी जी को तो नहीं जगाऊंगा। जी, वो कल रात हंस रहे थे, आज बोले कल सो गया, आज सांप काट लिया, कैसा फौजी है। जी, तो मैंने साहब सुदाम उनका जो सेवादार था, जी, वो जंगल का बच्चा था, जी, बालक, तो उसको जगाया। मैंने उसको बिच्छू ऐसे पकड़ के फेंकते देखा, जी, ओह! क्योंकि वो जंगल में जंगल पैदा में, हुआ, बिल्कुल। सब जानता था। तो मैंने उसको जगाया, बे उठ बे। हाँ क्या हो गया? मैंने कहा देख किसी चीज ने काट लिया, क्या है? जी, तो मेरे को उम्मीद थी, बोले अरे ये तो कीड़ा है, ये तो हाँ, ये है, वो तो वो है कुछ नहीं। तो वो देखा तो साला पाँव तो इतना हो गया था, जी, और नीला था, और जी, दांत के निशान से खून बह रहा था। जी, तो बोला ये तो सांप है। हाँ, तो मैं बड़ी उम्मीद में था कि यार ये बोल देगा नहीं नहीं जी, हमें को कोई जड़ी बूटी मालूम है, बे सांप है कर जड़ी बूटी मालूम है, मेरे को तो नहीं मालूम। बाबा 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 तो कैप्टन साहब को सांप ने काट लिया। जी, तो हम जी एकदम जाग के उठे, तो क्या हुआ? मेरे को बड़ी शर्म आई, क्या यार सोचेंगे कमजोर है साला फौजी। तो बोले क्या? तो मैं बड़ी मुंह पे मुस्कुराहट डाल के मुंह पहुंच गया था, क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ही किसी चीज ने टैप कर दिया है। कहते कदम चूम लिया आपके? मैंने कहा मैं कहा हाँ, मैं हंस रहा था। तो बोले कि अच्छा दिखा क्या है, दिखा पाँव दिखा। जब पाँव देखा तो 1 मिनट उनकी भी चेहरे की हवाई उड़ गई। इतना तो पाँव था, यहाँ तक सूजन थी, और वो 2 दांत के निशान और नीला। तो बोले ये कब हुआ? मैंने कहा अब तो आधा घंटा हो गया। तो बोले गुड, इसका मतलब नाग नहीं, नहीं तो तू ठंडा, तो हमको सुबह ठंडा कोल्ड एंड स्टिफ मेरे को मिल जाता। तो मैं अब वो भी असमंजस में पड़ गए कि कैसा क्या करना है। जंगल के अंदर अकेले आप, और सांप काट लिया, और डॉक्टर नहीं, कोई आसपास कुछ नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा कि अब करना है तो क्या है, सब असमंजस में। मैं कहा स्वामी जी सुई है, मेरे को फौजी ट्रेनिंग याद आई। बोले हाँ हाँ, वो सुई लेके आया सुदाम। तो मैंने जो एक दांत में डाली सुई, अंदर निकाला तो कुछ ना नीला पिंक से साला बाहर निकला, 2-3 बूंद निकली बाहर वहां से, और ऐसी दर्द हुई साहब कि मैं तो लौट गया वहां।
रीढ़ की हड्डी में चढ़ गई सारी तरह, ऐसी पेन। मैं तो लौट गया। फिर मैंने उठ के अपनी स्माइल करने की कोशिश करी। बाबा दूसरे में नहीं डाल सकता, ये एक काफी हो गया, जितना निकल सकता था निकाल दिया। वो भी बेचारे देख रहे थे, अब को भी फिक्र पड़ गई है। तो मुझे बोले देखो ऐसा है, कई साल पहले यहाँ एक साधु आए जी, और उन्होंने ये नाग शाग देखे तो बोला कि बाबा आपको तो नहीं काटेगा जी, लेकिन कभी काट लिया तो ये मंत्र है जी। अगर तेरे को ट्राई करना है, मैं कहा स्वामी जी इस वक्त तुम कुछ भी ट्राई। तो उन्होंने गा के मंत्र बताया, बहुत अच्छा गाते जी जी, और मैंने उनके साथ गाया और थोड़ी देर में मेरे को लगा कि कुछ ठीक हो गया। सर वो एक बार मंत्र जरा बताएंगे? हाँ देखिए, जनहित में जी जी, ये नर्मदा जी की आत्मा के को संबोधित है ये मंत्र। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमः निशि, नमस्ते नर्मदे तुभ्यं, त्राहि मां विष सर्पतः। ये मंत्र। इस मंत्र से सर आपका विष का असर कम हो गया? मतलब मैं वहां बैठे बैठे मेरे को लगा कि कुछ मतलब अंदर से हुआ है। तो बोले कैसा लग रहा है? मैंने कहा बाबा ठीक लग रहा है। कहते नहीं नहीं एक मिनट। बोले मिर्च लाओ, हरी मिर्च। तो वो मिर्च लेके आया सुदाम। मैं कहा बाबा मिर्च नहीं खिलाइए प्लीज, मेरे तो आंख नाक से पानी शुरू हो जाए, मिर्च नहीं सहन कर। नहीं खा। तो मैंने मिर्च खाई, खाते खाते मैं आधी मिर्च खा गया और मेरे को पता ही ना चले, जहर चढ़ रहा था। तो बोले टेस्ट कैसा है? मुझे पता ही नहीं चल रहा। क्या मीठा तो नहीं है? मैं नहीं मीठा नहीं। बोले फिर ठीक। चले जहर है तो लेकिन घातक ओके, जहर है लेकिन घातक नहीं है। तो और मंत्र भी तूने अब कर लिया तो मेरे ख्याल ठीक है जी। बोले फिर भी तू अगर चाहता है तो मैं सुदाम को अभी भेजूंगा, जंगल से 3 किलोमीटर दूर गांव है जी, वहां जाएगा, बैलगाड़ी लगाएगा और वहां से जब तक पहुंचेगा तो सुबह हो चुकी होगी जी, और एज इट इज पहली बस 7 बजे आ जाती है जी। तो मैं फोन कर रहा हूँ उनके, वहां फोन लगवा दिया था लोगों ने, गांव वालों ने कि बाबा ऐसे अकेले रहते तो कभी कुछ हो जाए तो उसके इमरजेंसी के लिए जी जी। तो कहते मैं डॉक्टर को फोन कर दिया, वो सुबह डॉक्टर पहली बस से आ जाए जी। तो बोले तू चाहता है कि वो अभी जाए? मैंने कहा नहीं आपको कैसा लगता जी। मैंने कहते नहीं मेरे ख्याल से अब ठीक। मैं कहा ठीक है स्वामी जी मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी हैरान हो गए, कहते कहाँ जा रहा है? मैं वापस मंदिर जा रहा हूँ ध्यान करने। नहीं मत जाओ। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ जी, जिद चढ़ गई जैसे होती है ना जी, सनक जी, मैं जा रहा हूँ जी। और मैंने साहब चलना शुरू किया, जाना तो पीछे से स्वामी जी चिल्लाए, अबे जाना है तो टॉर्च ले जा। ही वाज वेरी प्रैक्टिकल जी। जाना है तो टॉर्च साथ ले जा जी। मैंने कहा ठीक है, और मैं टॉर्च ली। मैंने कहा मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस। वहां तो हिम्मत दिखा दी क्योंकि भाई फौजी को हमको सिखाया जाता है कि डर नहीं दिखाना, ठीक है ना। तो वहां तो हिम्मत दिखा दी कि भाई कोई ऑडियंस है जी। अब जब अकेले पढ़ो तो फिर मैंने यार तू बख्शी साहब पागल हो गए हो जी, अगर वो वापस बैठा हो तो फिर क्या होगा जी। तो मरना है तो जरूर बच गए हो, कि गनीमत नहीं है अभी भी चले जाओ। फिर मैं नहीं यार, टॉर्च मारी, चप्पल नीचे नहीं रखी, जाके सीढ़ी 10 सीढ़ी ऊपर जाके चप्पल रखी क्योंकि चप्पल के कहीं भलेका हो जाता ना ठंडे का। तो ऊपर जाके ध्यान करने की कोशिश करी। 3 बज गए थे सुबह के, और आंख बंद करी और गहरा काला पे तो टांग न मुड़े, यहाँ तक सूझा जी, पांव तो डबल था, नहीं कर सका। बहुत कोशिश करी नहीं कर सका, आंख बंद करूं अंधेरा, आंख बंद करूं। फिर मैं चुपचाप से वहां से निकला, 3:30 निकला, आश्रम वापस आया, मेरी झोपड़ी अलग थी, वहां जाके मैं पढ़, और यकीन मानिए मेरे को विश्वास नहीं था कि अगले दिन मेरी आंख खुलेगी। और कोशिश करी कि ना सो जी, कॉन्शियस रहूं, ये करूं वो करूं, ऑफ, स्विच ऑफ हो गया जैसे बिल्कुल। सुबह उठा तो उधर आंख खुली तो एकदम से सूर्य की रोशनी पड़ी
तो मेरा पहला मन में ख्याल, थैंक गॉड आई एम अलाइव, जिंदा हूँ। ठीक है। और देखा स्वामी जी खड़े, ये 2-3 लड़के गांव के वो खड़े जी। अब सब देख रहे हैं कि पता नहीं मर गया है कि जिंदा है। लाश को छूने में लोगों को थोड़ा संकोच होता है। ठीक है। तो वो सब बेचारे खड़े होके देख रहे कि ये जिंदा है कि मर गया। जब वो खुला तो वो थैंक गॉड तू ठीक है। मैं उठने की कोशिश की तो मेरी तो देखा टांग तो डबल हो गई, करा गया बिल्कुल। तो नहीं 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 लेटा रहे, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं उठ गया, मुंह हाथ धोया। मैंने कहा डॉक्टर आ रहा है तो मेरी तो हालत खस्ता है, तो मुंह हाथ धो के बट तो कहते हैं जब देखा कि चल फिर रहा है तो बोले कि जरा मेरी झोपड़ी में आ। तो मैं गया, बोले रात को क्या हुआ बता। मैं बताया, फिर से बोला तू एक प्रश्न लेके आया था। अब मेरे को तो याद नहीं था कि क्या प्रश्न। कहता कि तूने पूछा था ना कि शादी ब्याह करना है कि नहीं करना है, जवाब मिल गया। मैं तो हैरान रह गया। बोला निवृत्ति मार्ग बंद है। निवृत्ति मार्ग के लिए प्रारब्ध कर्म पूर्ण होने चाहिए, तभी आप तट सकते हो। तेरे प्रारब्ध कर्म पूरे नहीं हुए, तेरे को काफी कुछ पूरा करना है, तो तू जा और कर्म पूरे कर, फिर आना वापस। मैं तो आगे, मैंने कहा क्या माँ नाराज है? कहती नहीं नहीं नाराज नहीं है, तूने सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया। कि मतलब कहता पत्थर उठ के बात तो नहीं करेगा ना, मैं तेरे को जवाब दे दी। अगर नाराज होती तो तू सुबह ठंडा पड़ा होता, तेरी लाश उठा के अभी तक पहुंचा दी होती हमने बरगद घाट। तो वो इस तरह से तो मतलब ये है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट। बोला कि भाई तेरे को जवाब मिल गया। और फिर बोलते हैं धीरे से, तूने एक और प्रश्न पूछा था। मैं जब वहां गीता पढ़ रहा था और हम लोग, उनकी जो झोपड़ियां थी ना, वो उन्होंने जो विंडोज थी वो डिजाइन अपना किया था, वो फ्लोर लेवल पे होती थी। क्योंकि हम लोग जमीन पे बैठते थे तो ऊपर विंडो से कोई फायदा नहीं, हवा नहीं आती, तो वो विंडो फ्लोर लेवल पे थी। तो वो मैंने देखा मेरी झोपड़ी के बाहर से उनके पांव मुझे दिखे। तो मैंने एकदम से गीता पढ़ रहा, स्वामी जी बाबा बाबा। हाँ क्या ये अधिदैव अधिभूत अधिविघ्न क्या होता है? अधिदैव अधिभूत अधिविघ्न क्या होता है? वो गीता के तो प्रकांड मतलब अध्ययन था। तो मेरी तरफ देखे, मुझे नहीं मालूम। अभी चुप। उस दिन 3-4 दिन के बाद मेरे को बोलते हैं तूने एक और सवाल पूछा था। मैंने कहा वो क्या बाबा? अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ क्या होता है? कहता है अब समझ आया? मैं कहता नहीं बाबा समझ तो नहीं आया। कहते हैं अधिभूत का विघ्न तेरे को पड़ा। जब हम साधना में जरूरत से ज्यादा तेज जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा, और प्रकृति फिर आपको आके रोकती। अधिभूत का विघ्न, कई बार देवताओं का विघ्न पड़ता है, अधिदैव। अधियज्ञ में जब विघ्न पड़ता है उसे अधियज्ञ कहते हैं। और अधिभूत का विघ्न तेरे को पड़ा है। अब समझ आ गया? तो ये उनकी शैली जी, बहुत मतलब धन्य है। हम धन्य है कि उनके सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत छोटी उम्र पे चले गए, देह छोड़ दी 50 वर्ष पे। बट उनसे बड़ा योगी मैंने नहीं देखा जी। और बिल्कुल जो वैदिक आश्रमों की प्रथा जी, पुनर्जागरण पुनर्जीवित किए जी। वन में आश्रम, आजकल हमारे आश्रम भी 5 स्टार है जी। शहर के बीच में है, ये है वो है, सारी फैसिलिटीज हैं, हेयर ड्रेसर भी है, सब कुछ है। मैंने देखे आजकल के हाईटेक आश्रम वगैरह, लेकिन ये गांव में से 4 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर जमीन पे सोते थे, हैं, कुएं से पानी निकाल के नहाते थे। ठीक है। और वो प्रथा हमने वैदिक कालीन वन आश्रम आपने देखा है? पुनर्जीवित पुनर्जागरण मैंने देखा है, वैदिक कालीन। वैदिक कालीन
सर आपने अपनी लाइफ में इतना मेडिटेशन करा, इतने इतने घंटे मेडिटेशन करा और निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट भी मिला होगा। तो तो अभी तो आप 75 क्रॉस कर चुके हैं। हमने पीछे देखा था कि आपका 75 जो बर्थडे है वो काफी सेलिब्रेट हुआ अच्छे से। तो सर जो आज के युवा हैं वो तो छोटी छोटी चीजों से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है, तो उनको देखिए, मेडिटेशन से बड़ी चीज कोई नहीं। मेडिटेशन और ये लेबोरेटरी स्टडीज हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की लेबोरेटरी स्टडीज की गई हैं जी कि गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस बढ़ाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाती है, स्ट्रेस का रिस्पांस, कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऑटोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। ये मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट कंडीशंस के अंदर ये प्रूव हो चुका है। जी महर्षि महेश योगी थे, जी वो भावातीत ध्यान शैली सिखाते जी, थे, जी। जिसके बहुत बड़े वो सिस्टमैटिक तरीके से सिखाई जाती है। जी, जी। मतलब एवरीबॉडी कैन लर्न इट द सेम वे। वो मतलब लेबोरेटरी टेस्टिंग हो सकती है। जी जी वो बहुत की गई। जी जी कोई 200 लेबोरेटरीज के अंदर ये टेस्टिंग की गई थी दुनिया जी, भर। जी। कोई 600 पेपर लिखे गए हैं इसके ऊपर, साइंटिफिक पेपर इन साइंस जर्नल जैसी प्रेस्टिजियस जर्नल्स के अंदर ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि बताते हैं द स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन आज के युवाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेस को मैनेज करेगा, आपके आपके एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जी ये सब चीजें ये करता है। जितना रेस्ट 6 घंटे की स्लीप से आता है उतना 15 मिनट के ध्यान से मिल जाता है। और अल्फा ब्रेन वेव रिदम आता है जो कि ईईजी पे रिकॉर्ड हो। जी नहीं तो सर आप अभी भी इस एज में प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन? ये तो है ही। एक योग और ध्यान भारत की परंपरा है, भारत से पूरी दुनिया को मिल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म के 2 सेंट्रल अगर आप बोले आधारशिला, जी एक है ध्यान, दूसरा है योग। जी और ये आजकल पुरानी 200-300 साल पुरानी चीज नहीं। जी ठीक है, ये वैदिक कालीन भारत में सरस्वती सभ्यता में आपको छोटे छोटे स्टैचूज मिले हैं जी योग मुद्राओं और ध्यान मुद्रा। यानी 9,500 साल तो कार्बन डेटिंग हुई है राखीगिरी और बेराना की। तो ये जो है ये उस समय से चला आ रहा है जी योग शैली, ध्यान शैली, जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं हिंदुइज्म के, क्योंकि वी बिलीव इन एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी। अनुभव, अनुभूति जी अनुभवी है। मेरे गुरु महाराज अनुभवी। वो जो कुछ कहते थे वो किताब पढ़ के नहीं बोलते थे, वो अपने अनुभव से बोलते। कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें युवाओं को और दर्शकों को? नहीं, बस मैं सिर्फ एंड में यही कहूंगा कि भाई, एक आपने पूजा करनी है तो अपने देश माँ भारती की पूजा कर, वो आपको स्टेबिलिटी देगी इन लाइफ। वैल्यू सिस्टम ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, माँ भारती। और दूसरा ध्यान शैली, ये करें। आजकल तो बहुत अनिवार्य है। इट इज एसेंशियल दैट द चिल्ड्रन डू इट टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल, टू मैनेज स्ट्रेस, टू मैनेज कॉम्पिटिशन, यू सी, to do well in their academics and in life. ध्यान शैली बहुत अनमोल रत्न है इस सभ्यता का, और आपको फ्रीली अवेलेबल। कितने सारे ध्यान करना जानते हैं, आपको सिखा सकते, किसी अनुभवी से ध्यान सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना आपने वैल्यूएबल टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा।